नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा दाखिली इंतशार नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। और मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार भी नज़र आ रहा है। तो हम ये मालूम करेंगे अपने मेहमानों से कि इसकी क्या वजूहात है, कौन ज़िम्मेदार है, मुल्क को यहाँ तक कौन लेके आ गया है। और दूसरा जो बहुत अहम मौजू है, बहुत अहम इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत अहम है, किसी भी मुल्क में इदारे जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं और यकीनन इदारों को जो चलाते हैं वो इदारों में मौजूद लोग होते हैं, वो चलाते हैं। इदारे तो मासूम होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इदारे को कमज़ोर करना और इदारे को मजबूत करना इदारे के सरबराह का काम होता है। चाहे कितने ही प्रेशर हो, लेकिन इदारे का सरबराह नहीं चाहे तो इदारा कमज़ोर नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी नौकरी जा सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ ना करे उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे तो फिर क्या किया जाएगा, किस किस को हटाया जाएगा। ये एक छोटी सी बात थी। 73 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान के अहम तरीन आइनी, कौमी, रियासती जो इदारे हैं उनमें से बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान के आइन ने आज़ाद और ख़ुद मुख्तार बनाया है। इस मुल्क की अवाम ने इस मुल्क की अवाम उन्हें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार देखना चाहती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के आइनी रियासती इदारे जो हैं वो बदतरीन दबाव का शिकार हैं और उनके फ़ैसले, उनका अमल अगर आप देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि ये इदारे किसी की खुशनुदी के लिए, मफाद के लिए, नज़रिया ज़रूरत के लिए फ़ैसले करते हैं। फ़ौज हालांकि एक आइनी इदारा, एक आइनी और रियासती इदारा है, लेकिन कहा जाता है कि ये पूरी तरह ख़ुद मुख्तार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये भी एक ख़ुद मुख्तार इदारा है जिसमें प्रोमोशन है, जिसका अपना एक एहतसाब का तरीका है, बहुत से फ़ैसले वो खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं। फ़ौज का इदारा 73 साल में नज़र आया कि इसने कभी दबाव नहीं लिया, वरना कोई ऐसा इदारा जो ख़ुद मुख्तार और आज़ाद आइन जिसको देता है वो भी दबाव का शिकार है। और उसके फ़ैसले आप देख सकते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो नैब हो, चाहे नादरा हो, चाहे आपके पार्लियामेंट में ही मैंने, चाहे आप ये देख सकते हैं जुडिशरी हो। तो आज हमारा मौजू है कि क्या वजूहात है, कौन लोग ज़िम्मेदार हैं इन इदारों के को दबाव डालते हैं या ये दबाव लेते हैं, और इदारे क्यों नहीं मजबूत होते हैं और उनके फ़ैसले जो हैं वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार क्यों नहीं होते, जबकि पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की कौम उन्हें आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैसियत देती है। और इसके साथ साथ फॉरेन फंडिंग का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कौमी सलामती का केस बन चुका है। अब ये सिर्फ गैर कानूनी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और मेगा करप्शन का नहीं है, बल्कि जिस तरह की इसमें फंडिंग है, कहा जाता है कि ये कौमी सलामती का एक बड़ा केस है जिसको मेरिट पे फैसला होना ज़रूरी है, चाहे ये फैसला एप्लीकेंट के हक़ में हो या एप्लीकेंट के ख़िलाफ़ हो, लेकिन मेरिट पे हो। इस इशू में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग फंक्शनल, साबिक वफाकी वज़ीर। एक बड़ा नाम सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे मेरी तरफ मेरे जो मेहमान हैं वो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे तीसरे साथी हैं डॉक्टर रमेश कुमार, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। तीनों का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक अहम इशू पे अपनी कौम को एजुकेट करते हैं इन बेहतरीन लोगों की स्टेटमेंट से। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। एक तो ये दुरानी साहब मुझे बताइए
कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये बहुत ही अहमियत इख्तियार कर दिया है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये न सिर्फ गैर कानूनी फंडिंग इसमें इन्वॉल्व है, बल्कि इसमें आपके मेगा करप्शन के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग, और सबसे अहम है कि ये कौमी सलामती का केस बन गया है जिस तरह की इसमें फंडिंग हुई है। तो क्या वजूहत है सर कि ये इलेक्शन कमीशन, क्या दबाव है इलेक्शन कमीशन पे, कौन सा दबाव है, किसका दबाव है? मैं चाहता हूं आप खुलकर बताएं कि इलेक्शन कमीशन 6 साल से इस अहम तरीन कौमी सलामती के केस का फैसला नहीं दे रहा। एक तरफ तो ये है, उसी के साथ अटैच करता हूं सर कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 73 साल हो चुके हैं, लेकिन सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तान के अहम तरीन रियासती कौमी आइनी इदारे जो हैं वो आज़ाद नहीं हैं? हालांकि आइन पाकिस्तान ने चंद अहम तरीन इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत दी है। सर क्या कहेंगे? मैं इसका बहुत कीन ऑब्जर्वर भी हूँ, और जो साहब इसको लेके चल रहे हैं वो हमारे जाती दोस्त, एक ऐसे दोस्त हैं जो कि घर के फर्द की तरह उनकी हैसियत है। उनको हम जानते भी हैं, उनकी हैसियत और उनकी शख्सियत को भी जानते हैं। लेकिन मैं एक अजीब सी हकीकत आपको बयान करूं कि पाकिस्तान की पिछले 11 साल से मैं भी इस पूरे मसले में इन्वॉल्व रहा हूं, एक और एंगल से कि पाकिस्तान के स्टोलन एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में वापस लाए जाएं। दूसरी बात ये भी है कि मैं बचपन से एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं, और मैंने हमेशा ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान जो मुकाबले हैं उनको भी मैंने हमेशा उनका जायज़ा लिया है। तो मैं इस नतीजे पे अभी तक जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि हमारे किसी भी इदारे में इतनी सख्त नहीं है कि वो किसी भी ताकतवर के मुकाबले में किसी कमज़ोर के साथ खड़ा हो सके। दूसरी चीज़ ये भी मैंने देखी है कि किसी इदारे में इतनी भी जुर्रत नहीं है कि वो किसी बड़े मालदार के मुकाबले में पाकिस्तान के हक में कोई फैसला कर सके। और इस इशू में भी हमेशा पैसे वाले गालिब रहते हैं, और केस जो है अगर बहुत ही ऑब्वियस चोर हो तो फिर उसका केस लटकता रहता है, और अगर कोई कमज़ोर चोर हो, 100 रुपये का निशानज़दा नोट लेते हुए कोई सिपाही पकड़ा गया हो तो उसको सज़ा हो जाती है। तो लिहाजा अब ये जो फॉरेन फंडिंग का केस है, आज मैं कुछ डिस्कशन सुन रहा था कि जी इस पे पार्टी बैन हो सकती है, नहीं हो सकती, ये इस तरह की फंडिंग है, या अब बहुत बड़े बड़े हमारे वकला जो हैं वो आके इसके ऊपर अपने दलाइल दे रहे होते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मेरा तो बहुत छोटा सा सवाल है, क्या इस केस का फैसला हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप क्या इतनी शिक्कत रखते हैं कि आप उसको गलत या सही कह सके? मतलब यह है कि हकायक को छुपाए बगैर क्या आप किसी हकीकत के बारे में कोई फैसला दे सकते हैं? तो अब ये जो सारे मामलात हैं, अगर इसको देखा जाए तो मेरी नज़र में फंडिंग केस जो है वो एक ऐसा केस है जो इस वक्त पूरी कौम के चेहरे के ऊपर एक बदनुमा दाग की तरह खड़ा हुआ है। मुझे इससे गरज नहीं है कि इसके नतीजे में कोई पार्टी बैन हो जाएगी या कोई पार्टी रह जाएगी, एक पार्टी होगी या 4 पार्टियां होंगी। बात यह एक अपना बनाया हुआ कानून है, वो कानून इस पे लागू होता है तो किस तरह लागू होता है, और जो हकायक रखे गए हैं वो हकायक जो है वो क्या डिमांड करते हैं कि इसके नतीजे में क्या होना चाहिए। ये तो फॉरेन फंडिंग का केस जो है ये बेसिकली एक ताकतवर के मुकाबले में, जो आज ताकतवर है उसके मुकाबले में किसी इदारे का इम्तिहान है कि वो ताकतवर के मुकाबले में इंसाफ पे मबनी या नाइंसाफी पे मबनी कोई फैसला तो करे ना, कर नहीं सकता। ये सियासी मामला कतन नहीं है, ये इखलाकी मामला है, ये कानूनी मामला है, ये आईनी मामला है, और ये पाकिस्तान के इदारों के इम्तिहान का मामला है। इसके पीछे कौन है जो इसको रुकवा रहा है? इसके आगे और पीछे ताकत है जो इसको यकीनन रुकवा रही है, और हमारी रिवायात है जो हमेशा से ताकतवर के साथ खड़ी रही है। दूसरी बात जो आपने डॉक्टर साहब फरमाई कि जी 73 साल से हमारे मुल्क के अंदर जो है वो इदारे क्यों इदारे नहीं बन सके,
और इदारों की अब तक की जो सूरत हाल है वो क्या है। मेरा तो इसके बारे में जी, आप बहुत अरसे से जानते हैं, बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे इदारों को इदारा बनने के रास्ते में हमेशा ज़ाती मफादात हायल रहे। हमारे अफराद के ज़ाती मफादात ने पाकिस्तान की तारीख को मसख कर दिया है। हमारे अफराद के ज़ाती मफादात के हसूल की जद्दोजहद ने पाकिस्तान की जद्दोजहद को और उसके लिए कुर्बानियों को और उसके रोशन मुस्तकबिल को गहना दिया है। हम हमेशा देखते हैं कि एक वो छोटे से मफाद के पीछे जो है पूरी कौमी मफाद का धड़म तख्ता कर दिया जाता है। लिहाजा आज भी यही सूरत हाल है कि एक फ़र्द और अफराद जो हैं वो आपस में आमने, आजकल मैं वो मसालियत की बात कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुल के बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन फिर भी मैं अपना माफी ज़मीर बयान करने से तो नहीं रह सकता। मेरी कमी नियाज़ी साहब पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह। तो इस सारे सिलसिले में जनाब मेरी तो ये बड़ी ही कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे इदारों को जो आज की सूरत हाल है उस सूरत हाल से निकालने के लिए पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के अवाम को एक नई जहद के साथ आगे बढ़ना होगा। और मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि जी ये सोचना कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जद्दोजहद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकती, कोई सियासी जद्दोजहद कन्विक्शन के बगैर, कन्विक्शन के साथ नहीं हो सकती। जो कुछ भी होता है वो इशारे पे होता है और जो कुछ नहीं होता वो इशारे की वजह से नहीं होता। इसमें से निकलते हुए मैं समझता हूं कि इस वक्त कौमी सतह के ऊपर एक तो ये चीज खुल के सामने आनी चाहिए, कुछ लोग, पार्टियां, इदारे ये खुल के खड़े हो जाएं कि हमने पाकिस्तान के मफाद के अंदर ना किसी को कॉम्प्रोमाइज करने देना है और ना कॉम्प्रोमाइज करना है। हमने आगे बढ़ने के लिए रास्ते निकालने हैं और हमने उन रास्तों को बनाने के लिए कुर्बानियों का रास्ता भी अगर अख्तियार करना पड़े तो ठीक है सर, ठीक है, करना है। और कम से कम हक गोई का तो रास्ता अख्तियार कर लें और आपस के इत्तेहाद का रास्ता तो इख्तियार कर लें, इकट्ठे मिलके अपने कौमी मफादात के लिए आगे। ठीक है सर, ठीक है। हक गोई का रास्ता करते हैं तो सर आप निकाल देते हैं नौकरी से सर, ये से बड़े आराम से निकाल देते हैं। डॉक्टर यही तो मैंने आपको कह दिया कि ये कुर्बानियां और ये हक़ाइक़ जो है इसी का आज नतीजा हम देख रहे हैं कि हम एक कार्टून बन के रह गए ये पूरी। जी नियाज़ी साहब सवाल सामने है आपके, क्या करूं अब आप दें या मैं सवाल करूं दोबारा? सवाल आप कर ही दें दोबारा जी, ताकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुझे आसान सवाल दे दें। चलिए सर, मैं नहीं, सवाल वही है सर आपके सामने बनाते हैं आप। नहीं सर, सवाल वही है। 73 साल हो गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, खुद मुख्तार आज़ाद, आइन ने इदारों को कर दिया, लेकिन उनके फैसले चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो आपके नैब हो, कोई आज़ाद नज़र नहीं आता है माँ सवाए फौज के, जो कि आइनी तौर पर आज़ाद इदारा नहीं है किसी हद तक। और दूसरी जो है फॉरेन फंडिंग का केस है, कौमी सलामती का केस है, खुल ही नहीं रहा है सर। कौन पीछे है सर, किसने दबाव डाला हुआ है? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं डॉक्टर रमेश साहब से, चूंकि हलवाई नहीं हुई, तो मैं डॉक्टर रमेश साहब को मेरे बहुत बहुत सलाम। मैं दूसरी बात ये, मैं इस्लामाबाद था, वालेकुम सलाम, तो एक मैं वहाँ पे कुछ थोड़ी शॉपिंग करने के लिए किसी शॉप में गया, तो उनका नाम भी रमेश था और वो भी हमारे सिंधी भाई थे और थरपाकर से थे। तो मैंने वहाँ पे रोप डाला कि मैं भी एक डॉक्टर रमेश को जानता हूँ जो हमारे बहुत बड़े कौमी लीडर हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी रायत कर दी और रानी साहब फरमा रहे होंगे मैं उस रायत में से कोई हिस्सा दे दूं, वो तो नहीं दूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका नाम वहाँ काम आ गया। वो बड़े इम्प्रेस हुआ मुझसे। नहीं, हम अपने कजन से कुछ कहते हैं, बस आपकी खैर। सर जवाब दें आप, इधर उधर सर, इधर उधर की ना कर बात, इधर उधर की ना कर सर, इधर उधर की ना कर बात, सामने यहाँ जवाब दे, खुदा के लिए सर जवाब दीजिए। हाँ अच्छा नहीं सर, बात ये, पर एक बात तो कहने देना, मेरे कजन का जो जिक्र किया है वो बड़े, आपको पता है ये पाकिस्तान के इतने बड़े कौमी रहनुमा है, पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनकी कमीज में जेब नहीं होते। तो ये आप उनकी रानी साहब उनको अच्छी तरह जानते हैं, तो इसलिए शायद उनको मजाक उड़ा रहे हैं। कोई नहीं जी, कर ले, हम अब जेब लगवा लेंगे।
देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है जी कि दुरानी साहब ने जो बात की है उसमें मैं क्या ऐड करूं। उन्होंने बात की है जी कि इस मुल्क के अंदर कोई इनकलाबी तहरीक जो है वो इनकलाबी या जो बतले हुरियत निकलते हैं तो असल में ये खाली खूली होता है, इनके पीछे कुछ थपकी होती है तो भी कामयाब हो सकते हैं, आगे चल सकते हैं। मेरा तो खैर जिंदगी का रोना धोना यही है। एक सियासत जो है दुरानी साहब की तरह मैंने भी एक आइडियलिज्म के तौर पे इख्तियार की हुई है। हो सकता है कि बाकी लोग जो सियासत के अंदर हों उनकी कोई मजबूरी हो, कोई ग्लैमर के लिए आए हों, हमने ग्लैमर के लिए नहीं शुरू की। बाकी तो सियासत के अंदर दुरानी साहब तो चूंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में भी आ गए, मैं ना प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में था ना हूं ना कभी हूंगा, लेकिन चूंकि उसकी पेरिफेरी के ऊपर बैठ के पूरी जिंदगी जो है इसके अंदर से इसको अडॉप्ट उससे जहन के अंदर बिल्कुल मेरे अंदर हड्डियों के अंदर घुस गई है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। लेकिन सूरत हाल जो है वो देखें, एक बात मैं आपको कहता हूं कि जब ये लाठी मेरी है तो भैंस क्यों तुम्हारी है, इस असूल के ऊपर पाकिस्तान का निजाम अस्तवार किया गया। 1951 से रावलपिंडी कंस्पिरेसी केस से लेके आज तक आप फिर बात कहते हैं तो हमारे नाज़रीन कहते हैं जी आप तारीख को कुरेदते हैं। भाई क्या करें कि आपकी तारीख गुज़श्ता से पेवस्ता आपका सारा निजाम है, एक कड़ी निकाल दें तो आपका निजाम की बुनियाद खराब हो जाती है। आप देखें किस दिल जमई से एक ही तरह से एक ही स्टाइल से और एक ही असूल के मुताबिक इस मुमलिकत को हाँका गया है। अब जिस स्टेज पे आज हम आगे खड़े हुए हैं इसके अंदर क्या सूरत हाल है, एक अजीब और गरीब जो है जो सह फ्री की जंग है। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके दोनों हाथ मसरूफ हैं, एक हाथ में उसके लिए तलवार है, उसके हाथ में तहरीक इंसाफ को जो है अगर कोई दो लगे तो उसको फारिग कर दे, और एक हाथ में वो पीडीएम के साथ मसरूफ कार है कि अगर वो तह तेग हो सकती है। जो हुकूमत है पीटीआई की जिसके हमारे दोस्त जो है डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी इसी तरह मसरूफ अमल है कि इस लड़ाई के अंदर जो लड़ाई इस वक्त जारी और सारी है एस्टेब्लिशमेंट की और पीडीएम की, और ये आगाज था। उन्होंने कहा था हमारे इमरान साहब से झगड़ा ही नहीं है, पीडीएम के सारे रहनुमाओं ने कहा था, और हमारा झगड़ा तो किसी ने सिलेक्टर्स का नाम लिया, किसी ने बराह रास्त नाम ले लिए, वो वजह नजा भी बन गए, और सारों ने कमो पेश के अंदर हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है वही तख्ता मश्क रही। अब इस सूरत हाल में जो पीडीएम है वो भी दो तरफ है कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो ऐलान जंग कर चुकी है, और पिछले 3 हफ्तों से इमरान खान के ऊपर भी वही कमी पेश नहीं आ रही। मेरे नजदीक ये दोनों दो चीजें इस वक्त सामने आई हैं, एक है पार्टी फंडिंग केस और एक है ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट है ना, दिस इज द इंडाइटमेंट अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, नैब के खिलाफ इंडाइटमेंट है। इसके अंदर जहां से मर्जी आए, जन अमजद से शुरू करके और शहजाद अकबर पे और जनम मलक पे खत्म करें, जो सो कॉल की जनम मलक का वो नाम लेता है, या यहां से शुरू करके पीछे जनम अमजद तक चले जाए। इसमें सिवाय इसमें कि आपके दायरे जो हैं उसके अंदर एक कितना बड़ा स्कैंडल है, लेकिन हमारे यहाँ स्कैंडल इसे कुछ नहीं कहते कि मशी पाकिस्तान जो है हम तुलवा बैठे तो आज तक ना उसकी इंक्वायरी हुई, ना किसी ने कहा कि मिट्टी पाओ। जब मशी पाकिस्तान जैसे वाकई मिट्टी डाल दी, कश्मीर जैसे वाकई में मिट्टी पाओ, तो आप क्या हम तस्वर के ब्रॉडशीट पे। लेकिन एक चीज होती है कि जब आपका वाकया होता है तो हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा है, और हमारा बड़े गलीज और जहरीला दुश्मन है इंडिया और फिर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या यूके एस्टेब्लिशमेंट, ये भी ब्रॉडशीट में हिस्सा डालेंगे। और एक पार्टी फंडिंग केस। अच्छा, पार्टी फंडिंग केस में मुझे यूं लगता है कि वो पीडीएम जो है बड़ी लस्टर किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। उनकी कैंपेन के अंदर मैं नहीं समझता हूं कि वो एक कोई क्लैरिटी है। हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है मोहम्मद दुरानी साहब, पाकिस्तान के बड़े मारूफ और बहुत बड़े कौमी रहनुमा हैं। वो कहते हैं, वो फरमाते हैं अक्सर कि इस तरह तो हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी नहीं करते, जितनी तैयारी हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते हैं इतनी तैयारी भी पीडीएम नहीं कर रही। मैं कैसे मान लूं कि ये तहरीक है? तो बात बिल्कुल सच कहते हैं, बात चाहे भले से रुसवाई क्यों ना हो। मैं खुद तहरीकों के अंदर, दुरानी साहब जानते हैं, हम सारे कुलीग्स रहे हैं, ये मुझसे बहुत छोटे हैं, लेकिन बहरहाल दामे दुर्मे सुखने 77 में तो हम कदम पाबर और काब रहे हैं। ये बहुत छोटे थे लेकिन इतने शऊर आ गया था कि ये कुछ हरकत करते। फिर जाहिर है एक वक्त में ये चीफ जस्टिस की मूवमेंट के दूसरी तरफ थे, हम इस तरफ थे, ये सारी मूवमेंट सब देखते रहे।
पीडीएम की मूवमेंट जो है इसमें तहरीक वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इनको जितनी सपोर्ट अवाम की मिली है या मिल सकती थी या मिलनी चाहिए थी उसको ये यूटिलाइज नहीं करते, ये कोई भी क्लियर कट स्टैंड लेने पर तैयार नहीं। अब ये किया क्या इन्होंने कि इनको लगता ही है कि किसी ने थपकी दिया, जिसका इशारा दुरानी साहब ने किया, और दुरानी साहब जिसके लिए तगदो कर रहे हैं, बिटवीन द लाइन्स दुरानी साहब ने फरमा दिया है कि चूंकि मैं मुसालती हूँ, पाकिस्तान का मुसालती के ऊपर भी कभी प्रोग्राम कराएं, यही बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन दुरानी साहब उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो प्रोग्राम पे जो राय होगी मेरी, वो मेरे भाई की दिल आजारी ना कर दे। लेकिन इधर से थपकी दी हुई है किसी ने कि जी हम इलेक्शन कमीशन जो है ये तो जमीन जुम्बा नजुम्बा गुल मोहम्मद, अगर एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे थपकी देती है तो ये वही फैसला करेगा जो इसे 6 साल में किया है। हाँ, वो इसे थपकी नहीं देती या सिर्फ न्यूट्रल होती है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि इनका हमारी सफिशिएंट ख्याल होगा कि इमरान खान साहब को नाराज किए बगैर हम किसी तरीके से पीडीएम को कोई ना कुछ दे दें। चुनाचे उन्होंने इन हाउस तब्दीली करते हैं तो वो बात बड़ी फैल जाती है। इमरान खान साहब नाराज होते हैं। इमरान खान साहब ने पहले जो फैसला किया है बिल्कुल बदनीति के ऊपर, ये फैसला ब्रॉडशीट के ऊपर उन्होंने पब्लिश किया है, और इन्होंने बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को उतना दे दिया है जितना उन्होंने किया है। पीडीएम आई है इलेक्शन कमीशन के बाहर इस तासुर को आम करते हुए कि एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने पीछे किसी ने धमकी दिया कि आप यार कुछ हरकत करो और फिर हम किसी न किसी इलेक्शन कमीशन से आपको फैसला ले देंगे। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब ने ब्रॉडशीट सामने रख दिया है कि आप 1 कदम बढ़ाओगे मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। और ब्रॉडशीट का मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने आज शिबली फराज की भी एक कंफ्यूजिंग किस्म की ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने यही कहा है कि ये बड़े फ्रॉडी हैं लोग जिन्होंने ब्रॉडशीट किया है। जाहिर हरे को पता है ब्रॉडशीट के किसका नाम आता है, सियासतदानों के नाम सेकंड दर्जे पे आएंगे, लेकिन जिस तरह कौमी पैसा बहाया गया है 5 मिलियन जो है जनमजद ने दे दिए सीरियसली के जी नवाज शरीफ और सरदारी, जो 20 मिलियन वापस आएंगे, 1 मिलियन आएगा। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि आखिरी बात यह है कि इमरान खान साहब से अभी किसी ने इलेक्शन का जो पार्टी फंडिंग के ऊपर सवाल किया, ये वो गए हुए हैं ट्राइबल एरिया में, जो आप ट्राइबल एरिया नहीं है केपी का हिस्सा है, तो उन्होंने कहा जी कि बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब जो मुझे इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के जवाब बड़े अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा पार्टी फंडिंग के बारे में जो कि हमारे भाई डॉक्टर रमेश कुमार भी इंजॉय करेंगे। उन्होंने कहा ये ओवरसीज पाकिस्तानी अगर पैसे ना भेजते तो पाकिस्तान नहीं चल रहा था, यानी कि वो अपनी पार्टी फंडिंग को और ओवरसीज पाकिस्तानी की जो रिमिटेंसेस है उसको इक्वेट कर रहे हैं। इससे आप देखें कि आप इस बंदे के साथ ठीक है सर, मैं जरा रमेश साहब से पूछ लेता हूं सर, रमेश साहब से। ठीक है सर, आपने बता दिया तब ठीक है सर, आगे टाइम कम हो जाएगा फिर आगे भी पूछना है। रमेश साहब क्या सवाल करूं, बहुत सारी चीजें आ गई, किस किस पे मट्टी पाएंगे सर? ब्रॉडशीट पे पाएंगे, आपके फॉरेन फंडिंग पे पाएंगे, किस किस के ऊपर आप मट्टी पाएंगे सर? फैसला क्यों नहीं होने देते सर आप? मिट्टी पाना तो मैं सीखा ही नहीं हूँ। पहली चीज तो ये कि मैं 46वें सदर जो बाइडन को और कमला हसन हमारी बहन को सदर और नायब सदर मुंतखब होने पर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। हम सब की तरफ से आपकी तरफ चला आज नई अमेरिका की दोबारा शुरुआत हो रही है। अब बात आते हैं 73 सालों के ऊपर कि आपने बात की, और इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा आर्टिकल लिखे भी हैं मुख्तलिफ अखबारों में, स्पेशली जंग और दी न्यूज़ में। दुरानी साहब से हमारा पुराना 2002 से ताल्लुक़ रहा है। मैं भी उस वक्त असम्बली का हिस्सा था, मुशर्रफ की टीम का हिस्सा था, और साईं 2003 में सेनेटर बने थे और फेडरल मिनिस्टर भी थे। और उस वक्त भी जो चीज़ें आती थी हमारे सामने तो मैं ये ज़रूर कहता था, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो काफ़ी समझदार बंदा था, और मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती थी कि अगर 2009 से 99 से 2002 वाला जो दौर था, अगर वो 2 साल और आगे चल जाता तो आज पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत बेहतर होते। मगर वो अब वक्त और हालात ने ऐसा सिस्टम बना दिया जिसकी वजह से जिस तरीके से उन्होंने भी कंप्रोमाइज़ किया हर चीज़ के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो इंटरनल यूनिटी के साथ बढ़ना पड़ेगा। जब तक इंटरनल यूनिटी नहीं होगी तब तक आपकी फॉरेन पॉलिसी एक गुड मैसेज के साथ, मजबूत मैसेज के साथ आगे नहीं बढ़ सकेगी। जब आपकी मजबूत मैसेज के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी इंटरफेरेंस
नहीं बढ़ सकेगी तो फिर आपकी इकोनॉमिकली भी इश्यूज जो है वो उस लेवल के ऊपर हल नहीं हो सकेंगे। कभी आपको फेटफ के अंदर जो वो चैलेंज का सामना देखना पड़ेगा, कभी जीएसपी प्लस पे देखना पड़ेगा, कभी आईएमएफ के ऊपर देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें हैं। मगर बात यह है कि उसके लिए एक रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट की जरूरत है और दूसरी चीज ये है कि इंडिपेंडेंट इदारों की जरूरत है। इंडिपेंडेंट इदारे आज तक जो है वो पाकिस्तान में, उसमें कोई शक नहीं है कि इन 73 सालों में इंडिपेंडेंट इदारे नहीं बने, मगर उसका कसूर आप अगर 2-2.5 साल की गवर्नमेंट के ऊपर दें, बिल्कुल नहीं। लास्ट मैं आपको बताऊं कि मैं तो अब दुरानी साहब ने तो फिर बीच में सियासत को 2012 के बाद छोड़ दिया, मगर मैं तो इन चीज़ों में कंटिन्यू रहा हूँ। इन 18-19 साल में मैंने तो हर दौर देखे है और हर दौर के अंदर एक एक्टिव रोल मैंने अपना रखा है अपनी कम्युनिटी की वजह से। तो मैं तो समझता हूं कि कम से कम इस अमाम के अंदर सारे नंगे हैं। अगर मैं कहूं कि आज ये सही है या माजी में पहले सही था, आज गलत है, नहीं। हाँ, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब की जो थ्योरी हमेशा इस मुल्क के अंदर मैं बात करता हूं, वो नहीं पहले थी, नहीं अभी है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। इसमें एक शक कोई नहीं है कि खान साहब, इमरान खान साहब खुद की जो पर्सनालिटी है, एक ईमानदारी के हिसाब से उसी में कोई शक नहीं है। चाहे फॉरेन फंडिंग का आप बात करें, सिस्टम की कमजोरियां हो सकती है, पैसे कहीं से भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आए हैं तो वो अकाउंटेबल जरूर होना चाहिए। मगर आप कुछ भी करें, इमरान खान के ऊपर कोई भी करप्शन या कोई किसी माली बेज़ाब्तगी में इमरान खान का नाम नहीं आ सकता। ये तो एक चीज जो है वो क्लियर है। मगर किसकी कोई जो है वो गलतियां होती हैं और उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि 73 साल हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है और उस सफर का कसूर जो है जितनी भी अदवार गुजरे हैं, चाहे डेमोक्रेटिक सिस्टम के चाहे मार्शल लॉ के, हर दौर के अंदर मैंने रिसर्च भी की है, मैंने स्टडी भी किया है। मैं समझता हूं कुछ अगर बेहतर दौर रहा है वो 99 से 2002 वाला रहा है, बाकी मुझे कोई ऐसा बेहतर दौर नजर नहीं आया है। चाहे वो 2002 से 8 वाला दौर हो या 8 से 13 वाला दौर हो या 13 से 18 वाला दौर हो या अभी जो अभी मैं कहूं कि आज हमने जो है वो सारी आसमान से चीजें नीचे आके जो है वो उतार दी है, नहीं। हम मदीना रियासत की बात करते हैं, जब भी जो पॉलिटिकल लीडर आता है वो यही बात करता है। एक तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये बहुत बड़े पाक नाम है, ये भी नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। मदीना रियासत के अंदर मोहब्बत थी, इज्जत थी, एक तो वो भी नाम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। आज अगर जो बाइडन ने आज अगर स्पीच की, अगर उसने जो मैसेज दिया हलफ से पहले, तो उसने कहा कि मैं अमेरिका के अंदर नए बाब की शुरुआत करूंगा। सही। तो हमें नेल्सन मंडेला का हम इल्जाम, नेल्सन मंडेला ने जेल काटे, किस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, मगर उसने आगे हाथ बढ़ाया। हमें सिस्टम को इंडिपेंडेंट बना के, आजाद बना के आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर हम रेस्पेक्ट से हटके अगर आगे बढ़े तो हमारा वक्त, हर एक का वक्त पूरा हो जाएगा। ठीक है सर। ये नहीं कोई फॉरेन फंडिंग के कोई पार्टियां खत्म होंगी, नई धरणों से हुकूमतें खत्म होंगी, मगर बात यह है कि इशू जो है अगर एज इट इज रहे तो फिर पाकिस्तान जरूर सफर करेगा, बहुत सफर करेगा। बिल्कुल सही है, वक्त नहीं है सर, छोटा सा टाइम बिल्कुल कम रह गया मेरे पास, रोल इख्तियार कर सकता है तो वो जरूर करे। टाइम बहुत कम रह गया नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत कम टाइम है, अब डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। मेरे पास सर 11 साढ़े 11 मिनट है, मैं 3-3 मिनट सबको दूंगा क्योंकि क्वेश्चन भी हैं। मोहम्मद अली साहब, मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, आपकी ये बात मेरी समझ में तो आती है, सबको समझ में आती है कि ताकतवर और कमज़ोर के हवाले से इदारे फैसले देते हैं, ताकतवर के फैसले नहीं देते हैं, कमज़ोर के देते हैं सर, ये समझ में आता है। लेकिन सर हमने इसी मुल्क में कई दफ़ा ऐसा देखा है कि एक ताकतवर के ख़िलाफ़ फ़ौरन फैसला आ जाता है और दूसरे ताकतवर के खिलाफ फैसला आने के बजाय उस केस को दबा दिया जाता है, जैसे फॉरेन फंडिंग केस। ऐसा क्यों सर? इसका 3 मिनट में जवाब दें सर, पूरी कौम आपको सुन रही है। देखें डॉक्टर साहब, फार्मूला वही है जो मैंने बता दिया है।
ठीक है ना जी। जो ताकतवर है वो उस वक्त कमजोर हो गया होता है तो उसके खिलाफ फैसला आ जाता है। जो ताकतवर नहीं सर, नहीं होता, खुल के बताएं सर। उसके खिलाफ उसने खुल के बताएं सर, खुल के रमेश साहब अभी रमेश साहब बता रहे थे कि वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग। अब मैंने कहा पाकिस्तान, कहने लगे भी पाकिस्तान में तो बड़ी दूर तक वैक्सीन नजर नहीं आ रही। मैंने कहा सारे वुज़रा ने और बड़े बड़े जो हुक्मरान हैं उन्होंने वैक्सीन लगा ली है, पाकिस्तान में भी लगा, और अभी आवाम के लिए वैक्सीन पाकिस्तान में नहीं आई। तो यही हाल जो है पाकिस्तान का है। मेरा इस वक्त ये ख्याल है कि हमें इस वक्त आगे बढ़ने के लिए, सर 3 मिनट है आपके पास, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं आप मोहम्मद अली दुरानी से, रमेश साहब से, हफीजुल्लाह न्याजी से जो क्वेश्चन करते हैं वो जवाब नहीं देते, तो आप उनको आगे क्यों जाने देते? मैं क्या करूं सर? देखें सर, मैं इस वक्त ये बताऊंगा, देखें ताकत का फैसला जो होता है, कामयाबी का फैसला जो होता है, उसमें आपकी ताकत, हिकमत, स्ट्रेटजी, टेक्निक सब चीजें शामिल होती हैं। इस वक्त अगर जो उस वक्त और अब के वक्त में अगर कमजोर ने और हक पे खड़े हुए फर्द ने कामयाबी हासिल करनी है तो वो कामयाबी सिर्फ गुफ्तार से नहीं मिल सकती, उसके लिए मंसूबाबंदी और प्लानिंग की भी मेरे सवाल का जवाब दें सर। ताकत को मेरे सवाल आज मैं जाने नहीं दूंगा आपको, आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप उस्ताद हैं, आपके पास लफ्ज़ी बहुत है। देखिए नहीं, मैं अब आपको बताऊं, हमारे पाकिस्तान में एक जमाना था कि अगर मच्छर उड़ा होता था तो हम कहते थे उनके ऊपर अमेरिका बैठा हुआ है, और अब वो जमाना थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अब मच्छर उड़ा होता है तो हम कहते हैं उसकी दुम पे एस्टैब्लिशमेंट बैठी है। आप ये वाला जवाब, अगर मैं इस किस्म का जवाब कोई दूं, नहीं, मैं हकीकत पसंदाना जवाब मालूम करना मिल जाएगी, लेकिन इस कौम को एजुकेट करें मोहम्मद अली दुरानी साहब, इस कौम को एजुकेट करें। मैं तो ये चाहता हूं सर, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि हकाइक बयान करें। मैं वो आप बयान करने लगा हूं जी। हकाइक ये है कि इस वक्त जो लोग अवाम की तरफ खड़े हैं उनकी एक नजर तो है अपने मफाद की तरफ और दूसरी उनकी नजर है अल्फाज की तरफ, कि वो अल्फाज वो बोलें जो अवाम को पसंद आए और काम वो करें जिनसे उनका जाती मफाद निकले। पाकिस्तान की सियासत को इस वक्त जरूरत है कि वो अपनी जाती मफाद से निकलते हुए, सर मैं ये आपसे पूछ ही नहीं रहा सर, मैं ये सवाल ही नहीं किया सर, मैंने तो आपके पिछले स्टेटमेंट से, मैंने आपके पिछले स्टेटमेंट से, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि सर कमजोर और ताकतवर का फैसला तो समझ में आता है, लेकिन एक ताकतवर का फैसला आ जाता है और एक ताकतवर का फैसला दबा दिया जाता है। फॉरेन फंडिंग के 6 साल से दबा हुआ है सर। 1 मिनट है सर, 1 मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट है। 1 मिनट में आ गया। देखें, सियासत के अंदर और कौमी मामलात के अंदर 2 + 2 4 नहीं हुआ करते। इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि मजलूम के हक में फैसला आए और इंसाफ पे मबनी फैसला आए तो उस फैसले के लिए हमें डट के खड़ा होना पड़ेगा, और जब हम डट के खड़े होंगे तो वो सब लोग दब जाएंगे जो हक को दबाते हैं, और हक को, और उस पे खड़े होने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली, बेहतरीन स्ट्रेटजी और बेहतरीन इत्तेहाद। चले सर, टाइम भी खत्म हो गया, आज कम टाइम था, और पाकिस्तान बनने से लेके आज तक। चले सर, टाइम कम है, मैं माजरत खा हूं, आज कम टाइम मिला हमें। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, यही सवाल आपसे है सर, 3 मिनट आपके पास है। डॉक्टर साहब, मैंने तो इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ। दुरानी साहब जरा अल्फाज को चबा रहे हैं क्योंकि बहरहाल ये बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, जिम्मेदारी इनके मजबूत कंधों पे ये मामूली छोटी छोटी जिम्मेदारियां मौजूद हैं और उसको निभा रहे हैं। देखिए जी, क्राइसिस इस मुल्क का ये है कि आप जो है ये जब तक ये फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान एक आईनी रियासत है तकल्लुफ बरतरफ, और जब तक इसको नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान का जो कौमी मुफाद है उसकी हैयत, उसकी शक्ल सूरत क्या है, वो एक कंफ्यूज सा लफ्ज नहीं होगा कि उठा हफीजुल्लाह न्याजी आज कोई बात ऐसी कह देता है जो कि पाकिस्तान के कौमी मुफाद में के खिलाफ आती है और मुझे चार्जशीट भी कर दिया जाता है और मुझे उठा भी लिया जाता है। तो मुझे
आखिर तक मैं यही कहूंगा कि भाई मेरा कसूर क्या है, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कि किसी किताब में आइन की तरह मौजूद नहीं है कि एक कौमी मफाद के तहत पाकिस्तान की रियासत को चलाया जाए। इस पाकिस्तान को एक ही तरीके से चलाया जा सकता था, वो आईनी रियासत है। बाकी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कुछ दुश्मन जो है बिल्कुल वाज़ेह हैं और हमारे ऊपर खुल के वार करते हैं, जिसमें हिंदुस्तान जैसा जहरीला दुश्मन है। मैंने आपसे सवाल ये किया ही नहीं सर, मैंने आपसे ना हिंदुस्तान किया ना पाक, मैंने तो उनका एक सवाल उठाया जब उन्होंने कहा कि इस मुल्क में कमजोरों के खिलाफ फैसले आते हैं और ताकतवर के खिलाफ नहीं आते। लेकिन साहब हमने देखा है कि इस मुल्क में ताकतवर के खिलाफ भी फैसले आते हैं और ताकतवर की हिमायत में फैसले आते हैं। 2 मिनट आपके पास है, इसके ऊपर जवाब दीजिए, वरना सर मैं रमेश साहब से ये सवाल। डॉक्टर साहब मैं इसमें डॉक्टर साहब इस सिंपल सी बात है कि डॉक्टर जब भी कोई फैसला आएगा ना, फर्ज किया इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, असल में बात यह है कि आप खामखा एक चीज है जिसके बारे में आपको बड़ी क्लैरिटी है और उसमें मजीद क्या क्लैरिटी डाले कि अगर फर्ज किया मिसाल दे मफरूज है कि इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान साहब को करार वाकई सजा देता है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है और इसके अंदर 2 राय नहीं है। आज इमरान खान साहब के सारे जवाब बता रहे हैं कि वो केस हार चुके हैं, जी फजल रहमान को बिठा दे, मुझे बिठा दे, इसकी ओपन ट्रायल करें।